भारत के मुसलमानों का एक बड़ा मुद्दा जिससे 20 करोड़ मुसलमान प्रभावित हो सकते हैं, उस बड़े मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रहा है। मामला उसका जो है अभी फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन उस बीच अगर कोई उसी सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट जो है अलोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है और उस देश का विपक्ष और एक राज्य का मुख्यमंत्री ये कहे कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार के दबाव में चल रहा है, तो क्या 20 करोड़ मुसलमानों की जो उम्मीद है निष्पक्षता की कि निष्पक्षता के साथ हमारी सुनवाई होगी, क्या उस पर सवालिया निशान नहीं उठेंगे? जिस 20 करोड़ मुसलमानों का भरोसा सुप्रीम कोर्ट पे है, उस सुप्रीम कोर्ट पे एक सुप्रीम कोर्ट के ही जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अलोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। और वहां के केरल के मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सरकार दबाव बना रही है और फैसले को पलटने का दबाव बना रही है। अब सोचिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री इस तरीके से कह रहे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के जज का इस तरीके से बयान आ रहा है, तो सवालिया निशान उठता है सुप्रीम कोर्ट पर भी। अब देखिए, देश के मुसलमान लगातार वक्फ बिल को लेकर के सड़क से लेकर तमाम उन जगहों पे जा रहे हैं जहां लोकतांत्रिक तरीकों से उन्हें विरोध करने का इजाजत है और वो विरोध जता रहे हैं। हमने देखा जब मामला सुनवाई हो रहा उस दौरान भी जयपुर के अंदर विरोध प्रदर्शन हुआ, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब जो है सड़क पे उतरे और विरोध किए। और ये भी देखा कि सिर्फ जयपुर ही नहीं, तमिलनाडु के अंदर भी आने वाले 2 दिन में विरोध प्रदर्शन होने वाला है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह विरोध प्रदर्शन होने वाला है। एक ही मांग कि बिल को वापस किया जाए। अब सवाल उठता है कि ये किस जज ने कहा और क्या बयान दिया इस जज ने, कोट एंड कोट आपको हम बताएंगे। उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि एम.के. स्टालिन ने क्या आरोप लगाया है। उस बीच आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ बिल की हार होती है, वक्फ बिल हार जाता है, तो फिर मुसलमानों के पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या मुसलमान जो है इस पूरे मामले को लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट जा सकते हैं? क्या वहां उन्हें जो है न्याय मिल सकता है? इस तरह की चीजें, इस तरह के सवाल, और कुछ लोग दावा भी कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है इंटरनेशनल कोर्ट जाने की तैयारी में है। उसको लेकर हम खंडन करेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट को लेकर कोर्ट में वक्फ बोर्ड के मसले को लेकर वक्फ बोर्ड नहीं जा रहा है इस बिल के मसले को लेकर के। और इंटरनेशनल कोर्ट किसी भी देश के आंतरिक मामले के सुनवाई नहीं करता है। इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो सुनवाई करता है देश टू देश, कंट्री टू कंट्री का कोई मामला हुआ तो उसको इंटरनेशनल कोर्ट जो है सुनवाई करता है। तो ये तो मामला क्लियर हो गया कि वक्फ बिल का मुद्दा इंटरनेशनल कोर्ट नहीं जाएगा। अगर आपके मन में ये चल रहा होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में हार होती है तो क्या हम इंटरनेशनल कोर्ट जा सकते हैं, तो हम इंटरनेशनल कोर्ट नहीं जा सकते हैं। मुसलमान इंटरनेशनल कोर्ट नहीं जा सकता, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। तो क्या ऑप्शन बचता है मुसलमानों के पास अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी हार हो जाती है? जरा वो समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन मुसलमानों के पास ये बचता है कि वो सीधा जो है रिव्यू पिटीशन डाल दे सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा। अब रिव्यू पिटीशन ये होता है कि मान लीजिए कोई फैसला सीजीआई ने सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया, लेकिन इस फैसले के खिलाफ आप ये साबित कर दे कि सुप्रीम कोर्ट के इस आर्टिकल का जो है गलत इस्तेमाल हुआ, इस आर्टिकल के तहत ये जो फैसला गलत हुआ है, अगर आप चैलेंज कर दे, साबित कर दे, तो रिव्यू पिटीशन की तरफ कि इसमें फिर से जो है पूरे मामले की सुनवाई होगा। दूसरा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स, वहां जो है वो वक्फ बोर्ड जा सकता है, मुस्लिम पक्ष जा सकते हैं और वहां जो है ये कह सकते हैं कि हमारा जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन यहाँ पे हो रहा है। हालांकि ये जो ह्यूमन राइट्स है ये कोई फैसला नहीं सुना सकता है, लेकिन ये जो है दबाव बना सकता है कि आप जो है वो मुसलमानों के अंदर का वक्फ का मसला है और यहाँ ह्यूमन राइट्स का अवहेलना हो रहा है, इसको लेकर के दबाव बनाया जा सकता है ताकि इस पर कुछ सरकार विचार करे। तीसरा, जन आंदोलन। जन आंदोलन हमने ये भी देखा कि जितने भी बिल वापस हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वापस नहीं हुए, वो सड़क पे संघर्ष करने के बाद वापस हुए। किसान आंदोलन सड़क पे संघर्ष करने के बाद हुए, लोगों ने अपनी जानें दी, शहादतें दी, तब जाकर के वापस हुए। हमने देखा एडवोकेट का बिल आया, उसमें हमने देखा दलितों के कई बिल आए, सड़क पे जो है महीनों महीना प्रदर्शन हुआ, सड़क जाम हुआ, तब जाकर के बिल जो है वापस होने का काम हुआ। तो एक चारा बसता है जन आंदोलन। तीसरा चारा है विपक्ष के तमाम सांसद जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो हाउस चलता है उसमें शामिल ना हो, उसे बायकॉट करे लगातार, तब जाकर के एक दबाव जो है सरकार पे बन सकता है। तो ये 4 ऑप्शन है मुसलमानों के पास अगर बिल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है
वो इनके मुसलमानों की हार हो जाती है या वक्फ बोर्ड की हार हो जाती है। अब आइए सीधा मुद्दे पे, अब आते हैं सीजीआई बीआर गवई के उस बयान पे जिससे ये लग रहा है कि मुसलमानों की हार हो सकती है। आखिर कौन सा दो बयान जो ऐसे गंभीर बयान है जिससे मुसलमानों को ये उम्मीद लग रही है कि कहीं हमारी हार हो सकती है, वो बयान बताएंगे। फिर उसके बाद आते हैं कि कौन जज हैं सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने कहा है कि अलोकतांत्रिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, और एम.के. स्टैलिन का क्या मामला वो भी बताएंगे। पहले बयान देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा नहीं है कि सरकारी नियंत्रण में जाने से उपासना का अधिकार प्रभावित होगा। खजुराहो फिलहाल संरक्षित स्मारक है, इसके बाद भी वहां के मंदिर में आम लोग जाकर पूजा करते हैं। तो सीजीआई ने कहा कि सरकार के संरक्षण में भी अगर चला जाता, आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो पूजा में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मंदिर भी चल रहा है। लेकिन सीजीआई को यह नहीं पता है क्या कि मंदिर और मस्जिद की स्थिति अलग है। यहां मुसलमान जो है अपने जमीन पे नमाज पढ़ते हैं तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में अपने जमीन पे नमाज पढ़ रहा था युवा, उस पर एफआईआर हो गया। तो स्थिति तो दोनों की अलग है। दूसरा बयान देखिए, संसद द्वारा पारित कानून में संवैधानिक की धारणा होती है और कोई कानून संवैधानिक नहीं है, इसका जब तक कोई ठोस मामला सामने नहीं आता है अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक ठोस मामला नहीं आएगा। देखिए, सुनवाई जो आखिरी समय में हुआ, उस आखिरी के समय की सुनवाई जो है, लोग ये कहते हैं कि वही सुनवाई ऐसा है जो दबाव पड़ा, ये जो हिंदू मुस्लिम पक्ष है उसका पल्ला भी भारी हुआ, और जो इसके बाद ही जो मामला सुरक्षित रखा गया, नहीं तो उसी वक्त जो है फैसला हो जाता। अब आते हैं बयान पे, कौन से जज हैं। देखिए, जस्टिस ओका है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने बड़ा बयान दिया। रिटायरमेंट के समय में वो रिटायर कर रहे थे। देखिए क्या बयान दिया। उन्होंने कहा है कि निचली अदालत में बहुत अधिक मामले लंबित हैं और कुछ मामले में तो 30 साल से लंबित है। न्यायमूर्ति ओका ने अपनी विदाई के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा कि हाईकोर्ट उच्चतम न्यायालय की तुलना में अधिक लोकतांत्रिक तरीके से काम करता है क्योंकि वहां 5 न्यायाधीशों की एक प्रशासनिक समिति होती है। तो जस्टिस ओका ये कह रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है इससे ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से जो है वो क्या चलता है, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है उतना लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलता है, और ये दलील दे रहे हैं कि 5 न्यायाधीशों की एक प्रशासनिक समिति हाई कोर्ट के अंदर होती है जो यहाँ नहीं है। और आगे इन्होंने कहा कि क्या कि उच्चतम न्यायालय 34 न्यायाधीशों की अदालत है, वो देश के विभिन्न क्षेत्रों में आते हैं, इसलिए प्रधान न्यायाधीश केंद्रित अदालत की छवि को बदलने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है सीजीआई के अधीन ज्यादा आ गया है, सीजीआई की ज्यादा इसमें दखल अंदाजी होती है और इसको बदलने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा, और अलोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि सीजीआई खन्ना रिटायर कर रहे थे तो उन्होंने ये जो नाम सजेस्ट कर दिया, कोई समिति नहीं यहाँ पे है, कोई जजों का 5 लोगों का 30-20 जजों का जो है कोई ये नहीं है कि वो डिसाइड करेंगे कौन बनेंगे आने वाले सीजीआई। तो खन्ना ने एक नाम दे दिया, उसको सरकार ने बना दिया। तो शायद इसलिए भी इस तरह के बयान आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अलोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। और बीआर गवई के सामने इन्होंने ये बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है सीजीआई केंद्रित हो रहा है, ये अलोकतांत्रिक है। ये बीआर गवई भी वहां पे थे विदाई भाषण में और उन्होंने इस तरह का बयान दिया। और ये कौन जज है जरा सुन लीजिए। ये वही जज है जिन्होंने जो अल्पसंख्यक पे, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं देश में, उसको लेकर बयान दिया था। क्या बयान था देखिए। भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए गए हैं। अल्पसंख्यकों पर हमला करने के लिए बहुसंख्यकों को उकसाया जाता है। अल्पसंख्यकों को पे हमला करने के लिए बहुसंख्यकों को उकसाया जाता है। जस्टिस ओका ने यह बयान दिया, और इसी जस्टिस ओका ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अलोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है, हाई कोर्ट जो है लोकतांत्रिक तरीके से चलता है। तो ये बड़ा बयान उस वक्त जब मुसलमानों का, जहां 20 करोड़ लोग प्रभावित होंगे, मुसलमान प्रभावित होंगे, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में है और एक जज इस तरह का बयान दे रहे हैं। दूसरा मामला तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन 8 मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं कि सरकार जो है दबाव बना रही है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि तमिलनाडु का प्रकरण आप जानते हैं। 10 बिल था तमिलनाडु का, 10 बिल को गवर्नर ने रोक दिया था। तमिलनाडु सरकार जो है, एम.के. स्टैलिन पहुंच गए वहां सुप्रीम कोर्ट ने उस 10 बिलों को पास किया। और इस फैसले के खिलाफ आपने देखा कि राष्ट्रपति ने 14 सवालों की झड़ी सीजीआई को के सामने रख दी कि आपने जो है बिल कैसे पास कर दिया, ये तमाम चीजें। अब इसको लेकर एम.के. स्टैलिन कह रहे हैं कि ये जो राष्ट्रपति ने पत्र भेजा है ये बीजेपी के इशारे पे और प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पे हुआ है सब कुछ, और जो है एक ऐतिहासिक फैसला जो तमिलनाडु को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, उसे पलटने की प्रयास बीजेपी कर रही है।
और उन्होंने 8 मुख्यमंत्री जो गैर भाजपा शासित राज्य है उनको पत्र लिखा। तो सोचिए कि सवाल जब उठ रहे हो, उस बीच 20 करोड़ मुसलमानों का बड़ा मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। देखना दिलचस्प होगा कि अंतरिम आदेश क्या आता है, और उसके बाद आता है तो उसके बाद क्या रूपरेखा होता है, लोग क्या करते हैं, क्या रणनीति बनाते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। फिलहाल इस खबर में इतना, मिलते हैं वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।